चलिए तो देखिए अब शुरू करें यार हम लोग अपना अगला चैप्टर, इसका नाम है एस ब्लॉक। और आपको जैसे पता ही है एस ब्लॉक का एस सच तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है। कुछ चीज़ों में आप लॉजिक लगा पाओगे। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक ये मेनली इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा होते हैं, इसीलिए आप लोगों को इनको याद रखने में प्रॉब्लम आती है। इसको याद रखने का एक ही तरीका है, आज आप पढ़ोगे ठीक है आराम से, जो मैं बोलूँगी ये इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करते जाना ठीक है, और फिर जाके एक बार एनसीईआरटी ज़रूर चीज़ें देख लेना ठीक है, और साथ में जो शीट आपको मिली है उसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ये 3 काम करोगे तो आप आराम से मेंस में आने वाले क्वेश्चन से डील कर सकते हो, आराम से सॉल्व भी करके आ सकते हो। बी ब्लॉक की एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाएगा क्या तो कुछ 180। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरे मतलब जो मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत तो नहीं रहेगी। स्टिल एक बार आप नज़र घुमा सकते हो, अखबार की तरह पढ़ लेना। उससे क्या होता है आपने जो क्लास में इन्फॉर्मेशन वो आज ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको जैसे मान लो आज आपने 13 ग्रुप पढ़ा है, 14 2 ग्रुप पढ़ लिए 13 14, तो आपको एनसीईआरटी लेके बैठनी है, अखबार की तरह पढ़नी है। जो इन्फॉर्मेशन पढ़ाई है ना वो आपको अपने आप क्लिक करती जाएगी। जैसे अपन एस ब्लॉक पढ़ रहे हैं आज, तो आराम से जाके टाइम निकालना आज या कल सुबह और बस अखबार की तरह पढ़ते हैं ना, उसको कुछ याद नहीं रखना, वो अपने आप याद होता जाएगा आपको। चलिए तो आप सभी जानते हैं एस ब्लॉक मेटल्स ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की मेटल्स को कलेक्टिव फॉर्म में हम किसके अंदर काउंट करते हैं, एस ब्लॉक। यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप है या फिर हम इसे फर्स्ट ए के नाम से भी जानते हैं। इसमें कौन कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। और जो सेकंड ग्रुप है वो कौन कौन होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बैरियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, ठीक है कहाँ राजी। अच्छा यहाँ पे फ्रेंशियम आता है, बट फ्रेंशियम खुद कैसा होता है, रेडिएक्टिव, इसलिए हम इसको इसके अंदर काउंट नहीं करते हैं। एटॉमिक नंबर आप देखेंगे 3, 11, 19। वो रूल याद है आपको, 288 सिखा था मैंने ठीक है। तो 19 ये हो गया 37, ये हो जाएगा आपके पास 57, 19, 18, 27, 37, 2, 8, 8, 8, 18, 18, 37 प्लस 18 कितना होता है 55 है ना, और फिर 32 ये हो जाएगा 87 ठीक है। चलिए मैं आपको कैलकुलेटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं। पहली चीज तो इनके लिए क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, देखो आपको पता है एटॉमिक साइज क्या होगी, बढ़ेगी ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ये कम होते जाते हैं ठीक है ना। मेटालिक बॉन्डिंग होती है, तो मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, छोटे साइज के एटम्स जो पैकिंग क्या होती है ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए डाउन द ग्रुप जाने पर बताओ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, डिक्रीज ठीक है। तीसरा हम बात करते हैं यहाँ पर डेंसिटी। तो डेंसिटी का वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखना। वैसे क्या होता है, जनरल अगर हम बात करें तो जनरली क्या होती है, डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि क्या हो रहा है, साइज तो बढ़ रहा है तो वॉल्यूम तो कम हो रहा है, लेकिन साथ में एटॉमिक मास भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से ओवरऑल डेंसिटी का इंपैक्ट होता है। लेकिन यहाँ अगर हम डेंसिटी का ऑर्डर देखें तो जाना चाहिए डाउन द ग्रुप, बढ़नी चाहिए, लिथियम में सोडियम, लेकिन पोटेशियम की जो डेंसिटी होती है वो सोडियम से क्या होती है, कम। यानी जो एक्चुअल ऑर्डर बनेगा वो क्या होता है, लिथियम, फिर कौन आता है, पोटेशियम, फिर कौन आएगा आपका सोडियम, फिर कौन आएगा रुबिडियम, और फिर कौन आएगा सीजियम ठीक है। इसको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक होता है इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ये वेरिएशंस ज्यादा आपको किसके अंदर मिलेंगे, एल्कली मेटल्स में। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कोई वेरिएशन नहीं मिलेंगे, वहां नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करता है, डाउन द ग्रुप जाने पर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं ठीक है, और उसके अलावा डेंसिटी वहां पर क्या होती है, रेगुलरली इंक्रीज होती है, तो वहां ऐसे वेरिएशन नहीं है, यहाँ पर है, इसलिए आपको इनके ऊपर ध्यान देना है। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर अगर हम नॉर्मली ऑब्जर्व करें, भाई रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, खुद होगा ऑक्सीडाइज, यानी खुद के इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। तो अगर हम गैसियस फॉर्म में बात करें, ऑल्दो गैसियस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन दिए नहीं जा सकते ठीक है ना, तो अगर रिड्यूसिंग कैरेक्टर नॉर्मली देखें, या मान लो हम इसकी रिएक्शन देख रहे हैं वाटर के साथ, तो वहां पर भी इलेक्ट्रॉन देता है, तो उस केस में तो क्या होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, क्योंकि क्या होता है डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज, सो इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, तो उसकी वजह से क्या होगी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, हम बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर।
कोई भी सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो गैसियस फॉर्म में काम नहीं करता, किस में काम करता है? तो ये तो एब्सर्ड सी बात है, इसको तो अपन हटा के छोड़ देते साइड में। अगर आपसे वो स्पेसिफिकली पूछ ले गैस फॉर्म तो आप इसको बोलना ना, नहीं बोलना है। आपसे पूछे रिड्यूसिंग कैरेक्टर, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट इन एक्वस सोल्यूशन, आर एक्सचेंज्ड। अगर मैं आपसे किसी के रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ तो वो हम एक्वस सोल्यूशन में ही करते हैं। अगर गैस फॉर्म में तो वो स्पेसिफाई करके देगा, तब आप सब कुछ भूल जाना, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना। एक्वस फेज में क्या होता है, Li सॉलिड है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा, Li प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन। क्या बनाएगा? Li प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअली यहाँ पर कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो ये प्रोसेस हुआ कैसे होगा, पहले लिथियम किस में कन्वर्ट हुआ होगा, Li गैस में। फिर ये Li गैस से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला होगा तो ये जाएगा Li प्लस एक्वस में, सॉरी Li प्लस गैस में, और फिर ये जाएगा Li प्लस एक्वस में। 3 स्टेप में रिएक्शन होती है। तो अगर आप देखो, अगर इधर से इधर आने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो वो हम यहाँ की एनर्जी से डिसाइड करेंगे। देखो सॉलिड से गैस बना रहे हो, हीट देनी पड़ेगी। कौन सी एनर्जी देते हैं यहाँ पर, डेल्टा एच सब्लिमेशन, सब्लाइम करना पड़ेगा, पॉजिटिव है, देनी पड़ेगी आपको। एक न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो, यहाँ पर वो एनर्जी देनी पड़ेगी। किसके बराबर, आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर। किसके बराबर, Li प्लस गैस का एक्वस, इसको बोलते हैं हम हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? देखो इस प्रोसेस को समझो, हाइड्रेशन हमने पीरियडिक में पढ़ा है। क्या होता है, जब आप किसी आयन को पानी में डालते हो तो पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। बताओ ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा आता है, पार्शियल नेगेटिव, इस पर क्या आता है, पार्शियल। तो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल अपने नेगेटिव एंड से इसको सराउंड करना शुरू करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है और जहाँ भी अट्रैक्शन फोर्स होते हैं सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज। इसलिए यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, रिलीज। और जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो देखो लिथियम में सबसे छोटा है, तो इस वजह से लिथियम क्या होता है, लिथियम हैज द हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी। इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, इनमें सबसे ज्यादा। अब देखो यहां एनर्जी देनी पड़ी, यहां एनर्जी देनी पड़ी, लेकिन यहां एनर्जी क्या हुई, रिलीज। और लिथियम के केस में इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि वो इन दोनों को बैलेंस कर जाती है। जैसे मान लो यहां एनर्जी देनी पड़ी 200 जूल, यहां देनी पड़ी 600 जूल, और यहां रिलीज हुई 2000 जूल। तो रिलीज कितनी हुई है, 2000। इसको यहां से आने में खर्च कितनी हो रही है, सिर्फ 800। बताओ आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। तो एक्चुअली क्या होता है, जब हम रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करते हैं तो लिथियम की हाई हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से इट कंपनसेट्स फॉर डेल्टा एच सब्लिमेशन एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम। तो इस वजह से क्या होता है, लिथियम हैज द हाईएस्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टर। इवन ये सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एलिमेंट होता है। अगर आपसे पूछे ना सबसे स्ट्रॉन्ग कौन रिड्यूसिंग एलिमेंट, तो वो कौन है यहाँ पर, लिथियम। तो देखो अगर हम इनको रिड्यूसिंग पावर के में या रिड्यूसिंग कैरेक्टर के ऑर्डर में अरेंज करें, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, तो बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग किसका होगा, लिथियम का। उसके बाद अब क्या ना, थोड़ा यहाँ पर वेरिएशन होता है, ठीक है, वो अब आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। एक्चुअली तो सीजियम सबसे ज्यादा होता है, फिर रुबिडियम, फिर कौन आएगा आपका, सोडियम, और सबसे पीछे कौन हो जाता है, पोटेशियम। लेकिन इन तीनों की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या रहती है, सेम। सॉरी यहाँ पोटेशियम आएगा, यहाँ सोडियम आएगा। वैसे इन तीनों वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम रहती है। ये हम देखते हैं ई नॉट वैल्यूज। क्या देखते हैं, ई नॉट मतलब SRP वैल्यूज। तो आपको उनसे तो नहीं देखना है, उन वैल्यूज की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आप ये याद रखें इस ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका होगा, लिथियम का। और कोई आपसे ऑर्डर पूछ ले तो इन तीनों का अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, सेम। इनमें पॉइंट्स का डिफरेंस होता है, एक का 9.263, एक का 9.293 है, ऐसे होता है। तो वो वेरिएशन है, इसलिए एक्चुअल ऑर्डर ये होगा। और वैसे आपको ध्यान रखना है कि लिथियम का यहाँ पर क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है। तीसरा ये जरूर ध्यान रखना आप, ये डेंसिटी वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी बोल दें या फिर आपसे एटॉमिक वॉल्यूम भी बोल सकता है। एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम इज ग्रेटर देन क्या होता है, सोडियम।
इसीलिए डेंसिटी ऑफ पोटेशियम जो होगी वो डेंसिटी ऑफ सोडियम से क्या हो जाती है, कम। ठीक है, तो ये कुछ वेरिएशंस हैं जो आपको इनके डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। कर सकते हैं, कॉपी करो, फिर देखो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। चलिए फिर देखें, ये हाइड्रेशन एनर्जी शायद हमने की थी ना पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये एक बार और देख लेते हैं, आप समझना। जैसे मैं आपसे ना हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछूं, आपके पास आयन है Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, तो देखो हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर ये होगा। ठीक है, और अगर आपसे बोलता है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, तो उसका ऑर्डर भी यही होगा। एक्सटेंट का मतलब कितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे हैं। तो मैंने आपको सिखाई दिया, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, चार्ज अपॉन साइज। तो चार्ज तो सबका सेम है, लिथियम सबसे छोटा है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा। एक और चीज आपसे पूछता है वो साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। देखो दो तरह की साइज होती है, एक तो होती है साइज ऑफ गैसियस आयन और ये साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, या फिर कभी कभी इसको एक्वस आयन भी बोल देता है। देखो अगर मैं साइज कंपेयर करूं गैसियस फॉर्म में, तो Li प्लस सबसे छोटा होता है, फिर Na प्लस, फिर कौन होता है आपके पास K प्लस, फिर कौन आएगा Rb प्लस, और फिर कौन आएगा Cs प्लस होता है। तो अब जो आयन जितना छोटा होगा पानी में जाकर उसको उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। तो इसकी जो हाइड्रेटेड साइज होती है वो जस्ट इसकी रिवर्स होती है। तो आप रट नहीं सकते, आप समझना, आयन जितना छोटा होगा उसको उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे और उसकी जो हाइड्रेटेड साइज होगी वो क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। बोलो समझ पा रहे हो? ठीक है, अब बताओ, अगर ये साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन का ऑर्डर है तो यहां से हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऑर्डर। किसका ऑर्डर? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखो जो आयन जितना बड़ा पानी के अंदर उसको उतना ही धीरे चलेगा, और जो जितना छोटा उतना ही क्या चलेगा, तेज। उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा। क्या सर जब सेल्स बनाए जाते हैं तो सर लिथियम का यूज किया जाता है? नहीं, सर लिथियम आयन बैटरी होती है। ये मतलब लिथियम आयन बैटरी होती है, तो लिथियम के इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है ना, इसकी हाइड्रेशन की वजह से क्या होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। चलिए फिर देखें, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करूं, एल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन आ गया पास, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, ये आपके पास एलिमेंट्स हैं। तो ये आप अभी देखोगे भी, ग्रुप का जो पहला मेंबर होता है वो ग्रुप के बाकी मेंबर से क्या करता है, डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। ये चीज आप ध्यान रखना हो, अपना केमिकल प्रॉपर्टीज में देख लेंगे आगे चलकर। इनमें क्या होता है, देखो ये सब, ये कौन सा पीरियड है, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ। इन सब के पास क्या होते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, बेरिलियम के पास और लिथियम के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट, नो वेकेंट ऑर्बिटल्स, और दूसरा, एंड दीज हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जीज। ठीक है, इनकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है। और एक टर्म पढ़ेंगे हम लोग, पोलराइजिंग पावर। क्या पढ़ेंगे? तो इनकी पोलराइजिंग पावर भी क्या होती है, बहुत हाई होती है, अभी देखेंगे अपन आगे चलकर। तो इस वजह से क्या होता है, ग्रुप का पहला मेंबर ग्रुप के बाकी मेंबर से क्या करता है, डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। यहां पर आपको एक्सेप्शन के तौर पे एक ही चीज याद रखनी है कि मैग्नीशियम हैज एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। डाउन द ग्रुप जाने पर वैसे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं, लेकिन मैग्नीशियम का बॉइलिंग पॉइंट सभी से क्या होता है, कम होता है, एक्सेप्शनली लो होता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। आपसे डायरेक्ट इस क्वेश्चन पूछ सकता है कि एल्कलाइन अर्थ मेटल में सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है या मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, तो वो किसका होता है, मैग्नीशियम का। वो इसके क्रिस्टल लैटिस की वजह से होता है। तो ऑब्जर्व प्रॉपर्टी है इस चीज को। तो ये जो दो तीन मैंने आपको जनरल वो लिखवाए हैं, ये आपसे जनरल फॉर्म में इतने से आपको याद होना चाहिए, आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। ये सारा डेटा टेबल से उठाया हुआ है एनसीईआरटी की,
तो कई बार क्या होता है आप उसको ऑब्जर्व नहीं करते हो, लेकिन वो इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा था कि आपने टेबल भी देखी हुई हो। तो ये सब वहीं से उठाया हुआ डेटा है मेरा, आप ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, आपसे इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो देखिए फर्स्ट इज, लिख लो जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें फर्स्ट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर रिएक्शन विद एयर लिख लो रादर आप, ठीक है। इसमें हम पहले बात करेंगे एल्कली मेटल्स के बारे में। तो एल्कली मेटल्स में कौन कौन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है, ठीक है। तो आप देखें जब आप इसे एयर के साथ इनकी रिएक्शन कराते हो, एयर के अंदर इनको रखते हो, एक्सपोज करते हो, तो लिथियम सिर्फ क्या बनाता है, मोनो ऑक्साइड। सोडियम क्या बनाता है, परऑक्साइड मेनली, और ये सभी क्या बनाते हैं आपके सुपर ऑक्साइड। तो एक्चुअली क्या होता है, मोनोऑक्साइड हो गया O2 माइनस, परऑक्साइड हो गया O2 2 माइनस, ये होता है O2 माइनस। तो इसका रीजन क्या होता है ये आप ध्यान रखना, ये क्या है साइज में बड़े कैटायन है, तो ये सभी सुपर ऑक्साइड क्यों बनाते हैं, एज लार्जर कैटायन कैन स्टेबलाइज लार्जर एनायन। तो जो एक लार्जर कैटायन होता है वो लार्जर एनायन को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। इसलिए ऊपर वाले क्या बनाते हैं, मोनोऑक्साइड्स, और नीचे वाले क्या बनाते हैं पास, सुपर ऑक्साइड। तो आप ध्यान रखना एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में ऐसा नहीं होता है, वो सभी के सभी नॉर्मली क्या बनाते हैं आपके ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, लेकिन उनमें भी बेरियम जो है डाउन द ग्रुप वो सुपर ऑक्साइड बना सकता है, ठीक है। लेकिन जनरली ये सब क्या बनाते हैं अपने ऑक्साइड्स। तो एल्कली मेटल्स तो मोनोऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स सिर्फ क्या बनाते हैं, नॉर्मल उनके मोनोऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। समझ पा रहे हैं, ये सभी के सभी ऑक्साइड्स नेचर में बेसिक होते हैं। सो दीज ऑक्साइड्स आर basic in nature and basic character increases with on moving down the group। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप मूव करने पर इनका बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है ना, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। नॉर्मल क्लासिफिकेशन क्या होता है, मेटालिक ऑक्साइड जनरली बेसिक होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। और जैसे जैसे सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। क्या बढ़ता है, चलिए इसके अलावा इनके अंदर लिथियम ऑल्सो कंबाइंस विद नाइट्रोजन फॉर्मिंग लिथियम नाइट्राइड Li3n। तो यहां पर लिथियम नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली कंबाइन होता है और वो क्या बना सकता है, Li3n। इस ग्रुप में कोई और ये रिएक्शन शो नहीं करता है। तो 6Li+N2 में क्या मिलता है, 2Li3n। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं छोटी सी, नाइट्राइड आयन जानते हो आप, नाइट्राइड आयन क्या होता है, हाँ नाइट्राइड इज N3-। आप जनरली किसी भी मेटल के नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस करवाओ, यानी इसकी रिएक्शन H2O से करवाओ, तो देखो इसमें दो चीजें हैं, एक Li+ और एक N3 में। बड़ा सिंपल सा रूल सिखा रहा हूं, बहुत काम में आएगा। पानी के अंदर दो ही चीजें होती है, एक H+ और एक OH। बताओ प्लस जाएगा माइनस वाले के पास, माइनस जाएगा प्लस वाले के पास। तो ऐसा है ना, नाइट्राइड आयन है, कार्बाइड आयन है, फॉस्फाइड आयन, तो उसको H देते जाओ वाटर, माइनस वाले को प्लस देते जाओ। तो बताओ कितने H जाएगा इसके पास, 3 H जाते ही क्या बनाएगा, NH3, और साथ में क्या बना लेगा, LiOH। समझ पा रहा है मेरी बात को, तो ये आप ध्यान रखना। वहीं अगर हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आए,
कौन कौन आ गया आपके पास, बेरिलियम के सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो इनमें कुछ नहीं होती है, सारे अल्कलाइन मेटल क्या करती हैं, ऑल फॉर्म मोनो ऑक्साइड्स विद, मेरे तो काम की बात नहीं है बट ऐसे लिख रहा हूं, रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर। ये आप सॉलिड स्टेट में पढ़ते हो, NaCl टाइप स्ट्रक्चर, एक्सेप्ट BeO, ठीक है। उसके अलावा इन सब में BeO नेचर में कैसा होता है, एम्फोटेरिक, कैसा होता है, एंड रेस्ट आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, टिन, गैलियम, इन सभी के ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक। तो अभी आप बेरिलियम से मिल रहे हो, धीरे धीरे औरों से मिलते रहोगे, वहां पर दोबारा ये स्टेटमेंट जानो मैं कितनी बार रिपीट करने वाला हूँ। देखो ब्लॉक केमिस्ट्री आपको याद ही ऐसी होगी, इसको हम बार बार रिपीट करते हैं। यहाँ पे जो कुछ पढ़ोगे कई बार वो आगे रिपीट होगा, कई बार चीज़ें रिपीटेटिव इन्फॉर्मेशन में आएंगी तो आपको अपने आप याद होंगी, थोड़े एफर्ट आपको डालने ही पड़ेंगे। बोले समझ में आता है। चलिए इसके अलावा मैग्नीशियम, ये आप ध्यान रखना, ये आपसे डायरेक्टली पूछा सकता है। मैग्नीशियम बर्न्स विद dazzling fire, with dazzling fire in air, forming MgO and Mg3. Very important. मैग्नीशियम को अगर आप ऑक्सीजन में बर्न करो तो MgO ही मिलेगा, लेकिन अगर आपने मैग्नीशियम को एयर में बर्न किया तो आपको MgO प्लस Mg3N2 दोनों का क्या मिलेगा, एक मिक्सचर मिलेगा। तो कभी कभी पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल बर्न्स विद डेज़लिंग फायर, तो बताओ वो कौन सी मेटल होगी, मैग्नीशियम मेटल होगी, करेक्ट। चलो देखो एक और रिएक्शन मेरे को करवा देता हूं। चलिए सेकंड देखें इसकी, रिएक्शन विद वाटर। देखिए वाटर के रिस्पेक्ट में रिएक्टेड देखें तो दोनों ही तरह की मेटल्स क्या होती हैं, बोथ एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स react with water to form their respective hydroxides, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स होते हैं आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो LiOH, KOH, NaOH ये सभी के सभी क्या होते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। वेयर एज हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर, मतलब इनमें भी कुछ एक स्ट्रॉन्ग होते हैं, जनरली हमको स्ट्रॉन्ग में लेके चलते हैं, पर जैसे क्या होता है सॉल्युबिलिटी कम होती है या फिर आप डाउन द ग्रुप तो उनका बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। आर बेसिक एक्सेप्ट बताओ कौन, BOH होल ट्वाइस। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं और ऑक्साइड्स होते हैं दोनों नेचर में क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, जैसे आप BOH की रिएक्शन करवाओ वाटर के साथ या HCl के साथ तो ये क्या करेगा, इसको इससे H+ लेगा तो क्या बनाएगा, BCl2 + H2। और वहीं अगर आप इसकी रिएक्शन किसी बेस के साथ करवाते हो, NaOH के साथ करवा दिया आपने, तो देखो क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है BOH होल 4 2- टाइप का, तो बना लेगा Na2BH4, ठीक है। इसको आप सोडियम बेरिलेट के नाम से भी जानते हो। तो इनकी रिएक्शन विद वाटर, तो सभी के सभी बेसिस फॉर्म करते हैं, डाउन ग्रुप जाने पर बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, इनका बढ़ता है। खैर आपको जो एक चीज समझनी वो ये बड़ी काम की चीज, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी जो रिएक्शन होती है वाटर के साथ वो क्या होती है, विगरस रिएक्शन होती है। क्या होती है, और जो रिएक्शन की विगोरोसिटी का एक्सटेंट है
वो क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ता जाता है। क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम, आपने सुना होगा सोडियम पोटेशियम, इन सबको तो हम किसके अंदर रखते हैं, कैप्टन केरोसिन ऑयल, ठीक है। लेकिन लिथियम को किसमें रखा जाता है, इट इज केप्ट रैप्ड इन पैराफिन वैक्स। किसके अंदर रखते हैं, पैराफिन वैक्स के अंदर रखते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी लो डेंसिटी की वजह से इट फ्लोट्स ऑन वाटर, ऑन केरोसिन। तो केरोसिन की सरफेस फ्लोट करता है, और अगर एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर हुई तो उससे रिएक्ट करके वापस से क्या होगा, बहुत तेज रिएक्शन होगी, जिसकी वजह से ब्लास्ट भी हो सकता है। तो आप ध्यान रखना कि यहां पर क्या होता है, लिथियम को हम किसके अंदर रखते हैं, पैराफिन वैक्स के अंदर, और सोडियम और पोटेशियम को किसके अंदर रखते हैं, केरोसिन के अंदर, ताकि वो वाटर से इंटरैक्ट ना कर पाए। समझ पा रहे हैं। चलिए, इसके बाद हमारे पास अगली जो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है, थर्ड, दीज आर रिएक्शन विद हैलोजेंस या फिर इनके हैलाइड्स, रिएक्शन विद हैलोजेंस, ठीक है। तो हैलोजेंस में बात करें तो दोनों ही तरह की मेटल्स, बोथ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव हैलाइड्स। यानी जैसे एल्कली मेटल्स है लिथियम सोडियम, तो बनाएंगे LiCl NaCl टाइप के, बेरिलियम मैग्नीशियम बनाएंगे BeCl2 MgCl2 टाइप के। एक चीज का आप ध्यान रखना, जो मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर होता है हैलाइड्स का किसी भी मेटल के लिए, तो सबसे ज्यादा किसका होता है, फ्लोराइड्स। फ्लोराइड्स हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स, देन क्लोराइड्स, देन उसके बाद किसका नंबर आता है, ब्रोमाइड्स, और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, आयोडाइड्स का। समझ पा रहे हैं इस चीज को। उसके अलावा देखें कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इन्हीं हैलाइड्स के बारे में अगर हम बात करें तो अगर हम पहले एल्कली मेटल्स की बात करें, इन एल्कली मेटल्स हैलाइड्स of lithium are predominantly covalent. Except LiF. LiF नेचर में कैसा होता है, आयनिक, ड्यू टू पोलराइजेशन। क्या होता है यहां पर, तो ये पोलराइजेशन क्या होता है हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, आपको हल्का हल्का आइडिया देता हूँ, बार बार ये टर्म आ रहा है क्योंकि देखो जैसे LiF है, तो Li में क्या होगा, Li प्लस कैटायन होगा, और F माइनस क्या होता है, एनायन होता है। तो F माइनस छोटा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता। अब मैं LiCl की बात करूँ तो Li प्लस यहाँ पर क्या होगा, Cl माइनस साइज में और बड़ा होगा। ऐसे ही Li प्लस और Br माइनस और बड़ा हो गया साइज में। ये उड़ा दो। फिर देखो Li प्लस और कौन हो गया आपका, I माइनस होगा। तो अब क्या होगा, देखो ये कैटायन, ये एनायन, ये कैटायन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा इसकी, लेकिन क्योंकि एनायन साइज में छोटा है तो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को टाइटली होल्ड करके रखेगा, इसको भी खींचेगा। ये एनायन क्या साइज में बड़ा, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ आसानी से खींच सकता है। तो इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड Li प्लस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो कैटायन क्या करेगा, इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देगा। क्या कर देगा, तो ये जो डिस्टॉर्शन होता है, इसी डिस्टॉर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, वैसे ये मेटल नॉन मेटल है, आयनिक बॉन्ड बनना चाहिए। इस आयनिक बॉन्ड में क्या हो गया, देखो थोड़ी बहुत शेयरिंग हो गई है। तो पोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर्स आते हैं। क्या आते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर्स। तो उसकी वजह से जहां पर पोलराइजेशन ज्यादा होगा वहां पर कंपाउंड कैसा होगा, कोवेलेंट। जहां पर पोलराइजेशन कम होगा वहां कंपाउंड कैसा होगा, आयनिक। इसलिए मैंने बोला LiF नेचर में कैसा है, आयनिक,
जबकि लिथियम के बाकी हैलाइड्स क्या होते हैं, कोवेलेंट। तो ये मैं आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी हम लास्ट बाद में पढ़ेंगे फजान्स रूल पोलराइजेशन के, तो वहां पर और डिस्कस कर लेंगे, वहां से आपको समझ में आने लग जाएगा। अभी हल्का फुल्का मैंने आइडिया दे दिया है। ये जो पोलराइजेशन की पावर होती है, पोलराइजेशन पावर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होती है। कैटायन पे चार्ज जितना ज्यादा होगा और साइज जितना छोटा होगा, उसकी पोलराइजेशन पावर क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। तो देखो, ये मैंने आपको बताया कि एल्कली मेटल्स के जो लिथियम है उसके सारे हैलाइड्स प्रीडोमिनेंटली क्या होते हैं, कोवेलेंट, सिर्फ फ्लोराइड को आप छोड़ दो तो। समझ पा रहे हैं? उसके अलावा ये सभी वाटर सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट LiF। LiF इज लेस सॉल्युबल ड्यू टू इट्स हाई लैटिस एनर्जी। यहाँ पे क्या है, Li+ छोटा कैटायन है, F- छोटा एनायन है, इनकी पैकिंग बहुत स्ट्रांग होती है, तो उसको लैटिस को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा। इसलिए क्या होता है, ये पानी के अंदर रिलेटिवली कम सॉल्युबल होता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप, ये चीज़ खैर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बेरिलियम, ऑल हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट। तो देखो, लिथियम का तो फ्लोराइड फिर भी आयनिक था, उसका क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कोवेलेंट होते हैं, लेकिन बेरिलियम का तो चाहे फ्लोराइड हो, चाहे क्लोराइड हो, चाहे ब्रोमाइड हो, चाहे आयोडाइड हो, सभी के सभी नेचर में कैसे होते हैं, कोवेलेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इनके हैलाइड्स की प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताता हूं मैं आपको, जिसके पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कई बार ऐसा हो चुका है, इनसे क्वेश्चन पूछ चुके हैं और दोबारा भी पूछ सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर आप ध्यान देना, दैट इज सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पहली बात, बोथ एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स form a deep blue solution with liquid ammonia। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स दोनों ही अमोनिया के अंदर आप उन्हें डिसॉल्व करते हो तो वो क्या बनाते हैं, एक डीप ब्लू सोल्यूशन बनाते हैं। एंड द डीप ब्लू कलर इज, एंड द ब्लू कलर of solution is due to ammonicated electrons। क्या बोलते हैं इनको, अमोनिकेटेड इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझना, अगर आपके पास कोई एक एल्कली मेटल है, आपने इसको कुछ NH3 के अंदर डिसॉल्व किया, तो मैं ले रहे हैं X+Y मॉलिक्यूल, कुछ भी नंबर है एक फिक्स्ड, 10, 15, 20 कुछ भी हो सकता है। इन टोटल NH3 में से कुछ NH3, अब देखो ये एल्कली मेटल है, ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, तो जो M+ आयन बना उसको कुछ NH3 आयन्स घेर लेंगे। समझ मेरी बात को, M ने क्या बनाया, M++ इलेक्ट्रॉन, NH3 को अगर आप देखो तो NH3 एक पोलर मॉलिक्यूल है। देखो यहाँ इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो इसका नेगेटिव एंड इसके पॉजिटिव एंड की तरफ जाएगा और इसका पॉजिटिव एंड इसके नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा। तो इसको भी चारों तरफ से NH3 मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, मान लो उनका नंबर है X, प्लस जो इलेक्ट्रॉन बने उनको भी चारों तरफ से कौन सराउंड करेंगे, NH3 मॉलिक्यूल, इसको हम क्या बोलेंगे, Y। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जैसे आप सिखाते हैं ना हाइड्रेशन, अभी हाइड्रेशन में क्या होता है, आयन को चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं। यहां पर किसने सराउंड कर लिया है, अमोनिया ने। तो अगर वाटर सराउंड करता हो तो उसको बोलते हैं हाइड्रेशन, अमोनिया सराउंड का उसको हम बोलते हैं अमोनिकेशन।
क्या बोलेंगे? अमोनिकेशन। कोई और सॉल्वेंट करेगा तो उसको हम बोलते हैं सॉल्वेशन। क्या बोलते हैं? तो ये जो इलेक्ट्रॉन बने इन्हें हम कौन से इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? अमोनिकेटेड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। बोलो, बात समझ में आती है? चलिए, तो पहली प्रॉपर्टी, इन सॉल्यूशंस का कलर कैसा होता है? ब्लू। ठीक है। दूसरी चीज, अब क्योंकि आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये प्रेजेंट है, ये ऑलमोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन है, वैसे सॉलिडेड फॉर्म में है, तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये सॉल्यूशन क्या करता है? सो दीज सॉल्यूशंस कंडक्ट या आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड conductivity is similar to metals। इतने अच्छे कंडक्टर होते हैं जैसे कॉपर, सिल्वर जैसी मेटल्स होती है ना, उनके बराबर की इसकी क्या होती है? कंडक्टिविटी होती है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स। देखो, इनके पास इलेक्ट्रॉन है, ये अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे, तो मान लो मैंने किसी एक एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन दिया, ए को, तो ए ने वो इलेक्ट्रॉन ले लिया और वो कन्वर्ट हो जाएगा ए माइनस में। बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा या कम हो गया? कम हो गया ना। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है। तो इसलिए ये क्योंकि दूसरों के इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो ये खुद किसकी तरह काम कर सकते हैं? एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। सामने लोग क्या कर सकते हैं? रिड्यूस। सो ड्यू टू रिड्यूस, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, खुद ऑक्सीडाइज होगा और सामने लोग क्या कर देगा? रिड्यूस। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉलिड इलेक्ट्रॉन दीज सॉल्यूशंस कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी, ये आपसे पूछ सकता है, इसको ध्यान रखना कि द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज ब्लू एंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर। कैसा होता है? ब्लू एंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर, बट एट हायर कंसेंट्रेशंस यानी ग्रेटर देन 3 मोलर कंसेंट्रेशंस है। ठीक, द सॉल्यूशन बिकम diamagnetic and copper bronze in color with metallic luster। तो जो आपका सॉल्यूशन है, अगर उसकी कंसेंट्रेशन 3 मोलर से ज्यादा है तो वो कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। और कलर ब्लू से कैसा होता है? रेड या फिर कॉपर ब्रॉन्ज आप इसे बोल सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये सब तो आपको याद रह जाएगा। इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होते हैं, डीप ब्लू कलर में होता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डाइल्यूट है तो ब्लू और पैरामैग्नेटिक है, और अगर ये कंसेंट्रेटेड है, 3 मोलर से ज्यादा कंसेंट्रेशन है, तो डायमैग्नेटिक होगा और कलर में कैसा होगा? कॉपर ब्रॉन्ज होगा। याद रख सकते हैं। चलिए कॉपी करें इसे, फिर बढ़ते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी। चलिए फिर देखें एक और प्रॉपर्टी, कुछ बोलते हैं हम लोग फ्लेम टेस्ट। ठीक है, चलो फ्लेम टेस्ट आ गया तो आयनाइजेशन भी देख लेंगे अपन लोग। एक तो देखो आपके पास लिथियम है और सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इधर कौन कौन होता है पास? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है, तो पहले तो मैं आपसे आयनाइजेशन कंपेयर करता हूँ, फिर मैं आपसे ना फ्लेम टेस्ट की बात करूंगा। तो बताओ इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट क्या होता है? NS1। इनका क्या होता है? NS2। तो सोडियम का एग्जांपल लेता हूँ, ये होता है 3S1। तो बताओ 3S1 से पहले क्या क्या होगा? 2S2, 2P6। ये क्या होगा? 2S2, 2P6, 3S2। तो अगर हम कंपेयर करें IE1, कौन सा कंपेयर कर रहे हैं? पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। बताओ पहला इलेक्ट्रॉन निकालना कहां से आसान होगा? एल्कली मेटल से या एल्कलाइन अर्थ मेटल से? एल्कली मेटल से। क्यों? तो देखो इधर से जाने पर साइज कम होगी, पहली बात। ये कॉन्फिगरेशन कैसा है? फुलफिल्ड। ये कैसा है? हाफ फिल्ड। तो IE1 ऑफ एल्कली मेटल्स जो होती है
वो IE1 ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल से कम होती है। अब मैं आपसे पूछूं IE2 ऑफ एल्कली मेटल एंड IE2 ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो आपको दिख रहा है एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये तो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ले लेगा, तो IE2 क्या होगा, एल्कली मेटल्स का ज्यादा होगा एंड रीजन ड्यू टू नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। बोले यहां तक समझ सकते हैं? अब देखिए फ्लेम टेस्ट क्या होता है, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन रिलेटिवली लो होती है, आपस में कंपेयर किया है, वैसे इनकी आयनाइजेशन क्या होती है, कम, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से इलेक्ट्रॉन देना चाहती हैं। तो फ्लेम टेस्ट क्यों होता है, होता क्या है, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, सो ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जीज of alkali metals and alkaline earth metals, the electron may easily get excited to higher state। ये आप समझें, जैसे मान लो अभी सोडियम की बात कर लेता हूं, इलेक्ट्रॉन बैठा है 3s1 में, तो 3s के ऊपर 3p भी होगा, 4s होगा, 4 पे चलता रहे, बहुत सारे शेल्स होंगे, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड है ये आसानी से ऊपर जा सकता है। बताओ जब ये ऊपर जाएगा तो ये एनर्जी क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। याद है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर सीखा था अपने, डी ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा था तो एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा था। अब यहाँ पर ये थोड़ी देर रुकेगा और जब वापस नीचे कूदेगा तो एनर्जी क्या करेगा, एमिट। अगर उस एनर्जी रिलीज एनर्जी की वेवलेंथ विजिबल रीजन में लाई कर रही है, एब्सॉर्ब्ड की और एमिटेड की, तो आपको कलर दिखाई देगा, अदरवाइज आपको कलर दिखाई, तो क्या होता है, हायर स्टेट में आसानी से एक्साइट हो सकता है एंड व्हेन इट कम्स बैक टू ग्राउंड स्टेट, इट रिलीजेस एनर्जी एंड इफ द wavelength falls in visible region, then color will be shown। तो ये आपके रीजन है क्यों करता है। अब आप कहेंगे कलर्स याद रखने, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो देखें एक सिंपल से ट्रिक है, मैं सिखा रहा हूं आपको। देखो ना ये कलर्स हैं, इसको हम बोलते हैं, एक सेकेंड, सोडियम भी आएगा, जैसे रखते हैं लीना के बापू का स्कूटर, ठीक है, किसका है, लीना के बापू का स्कूटर, तो ये तो है मेटल्स, और इधर आएगा इनका कलर, ठीक है, इसका कलर होता है कार्माइन रेड, इसका कलर होता है गोल्डन येलो, ठीक, इसका कलर होता है वॉयलेट या फिर इसे लिलैक भी बोलते हैं, ठीक है, लिलैक, सुना है नाम लिलैक, खाना अच्छा है। इसका कलर होता है एप्पल ग्रीन, ये होता है ब्रिक रेड, और ये होता है क्रिम्सन रेड, चमकता हुआ लाल। लाल के भी अलग अलग तारीफ होता है ना, जैसे आपने भी लाल पहना है, इन्होंने भी लाल पहना, उन्होंने भी लाल पहना है, मैंने नहीं पहना, तो सबके लाल अलग है, हाँ, चमकता, धड़कता, भड़कता, डल लाल, है ना, ऐसे। तो देखो याद कैसे रखना है, ये हो गया लीना, लीना के, अच्छा ये लीना इधर है, लीना के बापू का स्कूटर, नहीं पंचर मत करो, फिर याद रखना कार रेड, लीना के बापू का स्कूटर कार रेड, स्कूटर और कार दोनों ही कैसे हैं, रेड, ठीक है, तो स्कूटर तक तो यहां पहुंच गए, कार रेड मतलब कार्माइन रेड, ठीक है। गोल्डन येलो को याद करते हैं, जीवाई से गए, वॉयलेट लिलैक विलायत,
A फॉर एप्पल, B फॉर ब्रिक, C फॉर क्रिम्सन। गए विलायत ABC पढ़ने। ठीक है, तो इससे आप इन कलर्स को याद रख सकते हो और आप इनको कभी नहीं भूलोगे। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब अंग्रेजी सीखनी है ना, तो इसलिए अंग्रेज ज़्यादा अच्छी सिखाएंगे अंग्रेजी, इसलिए वो अंग्रेज विलायत गए थे। अब विलायत तो देखो पाकिस्तान में भी होता है, वहाँ भी जा सकते हो, बांग्लादेश भी जा सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कहाँ जाना चाह रहे हो आप। कहाँ पे? हाँ, साउथ कोरिया। नहीं, वहाँ इंग्लिश नहीं आती, मतलब वहाँ कम लोगों को इंग्लिश आती है, पढ़ाते तो हैं। वहाँ इंग्लिश टीचर की बहुत डिमांड होती है, आप चाहो तो अपना करियर बना सकते हैं वहाँ। नॉर्थ कोरिया में तो खैर चांस ही नहीं है। हाँ, 2011 में गया था। दुबई भी गया हूँ। साउथ कोरिया तो मैं अपने कॉलेज के टाइम में, वल्ला हबीबी। क्या डिशुम मूवी? अच्छा, वहाँ शूट हुई होगी। ओह, खैर चलिए अगले देखें आप। क्या क्या पढ़ लिया अपन ने? हैलाइट्स हो गया ना, फिल्म टेस्ट हो गया। चलिए इसके बाद बात करते हैं कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स की। नंबर देख लेना आप कौन सा चल रहा है अब। सो कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। देखिए पहले एल्कली मेटल्स की बात कर लेते हैं। ठीक, सो ऑल एल्कली मेटल्स फॉर्म कार्बोनेट्स ऑफ टाइप M2CO3 एंड, या विच लिख लो, विच डू नॉट डीकंपोज on heating except Li2CO3। बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कली मेटल्स, सारे एल्कली मेटल्स क्या करते हैं? कार्बोनेट फॉर्म करते हैं। मोनोवेलेंट है तो कार्बोनेट का फॉर्म बनता है M2CO3 टाइप, जैसे Na2CO3, जैसे K2CO3। सभी कार्बोनेट थर्मली क्या होते हैं? स्टेबल। ठीक है ना, थर्मली होते हैं एक्सेप्ट Li2CO3। Li2CO3 क्या होता है? थर्मली अनस्टेबल, डीकंपोज होता है फॉर्मिंग Li2O प्लस CO2 गैस। उसके अलावा आप कोई और एल्कली मेटल ले लो और बैठे बैठे से कार्बोनेट को हीट करते रहो, ये मेल्ट हो जाएगा लेकिन डीकंपोज नहीं होगा। ये थर्मली क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। समझ रहे हैं? तो लिथियम को छोड़कर बाकी सारे कार्बोनेट्स जो होते हैं इसके, वो क्या होते हैं? स्टेबल। सिमिलरली बाइकार्बोनेट्स की अगर मैं बात करूं, इन्हीं के बाइकार्बोनेट्स, सो ऑल एल्कली मेटल्स फॉर्म बाइकार्बोनेट्स ऑफ टाइप MHCO3। ठीक है, एंड ऑल आर सॉलिड्स एक्सेप्ट LiHCO3। इवन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगी आपको, ओनली एल्कली मेटल बाइकार्बोनेट्स, ऑब्वियसली इसमें लिथियम काउंट नहीं है, कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। रेस्ट all bicarbonates exist in solution only। NHCO3 सॉलिड होता है, KHCO3 सॉलिड होगा, RbHCO3 सॉलिड होगा, लेकिन उसके अलावा इस पीरियड लेवल के जितने भी बाइकार्बोनेट्स आपको मिलेंगे, कोई भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट, सभी के सभी किस में एग्जिस्ट करेंगे? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो ये आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। LiHCO3 भी इसी कैटेगरी में आता है। LiHCO3
सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो हमेशा किस में एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन में। जैसे आपने सुना होगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का हमेशा आपको एक्वा सॉल्यूशन में मिलता है, वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अच्छा, NHCO3 और CHCO3 क्यों एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड फॉर्म में? हाँ भाई, पिछली बार की बात है। यस सर बोल रहे हो तो आगे भी बोलो। मैंने आपको इनकी सॉलिड फॉर्म में स्ट्रक्चर सिखाई थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर। मुझे पूरी उम्मीद है आपसे आप भूल चुके होंगे, ठीक है। तो ये एक पॉलीमेरिक चेन बनाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप इसको याद रखना है, आपसे पूछ सकता है डायरेक्टली, ठीक है ना। तो NHCO3 में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, इधर एक OH ग्रुप होता है, इधर एक O माइनस, O माइनस H के साथ कनेक्ट होगा, O C डबल बॉन्ड O, फिर ये बनाएगा O माइनस, फिर ये एक H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, O C डबल बॉन्ड O, इस तरह से चेन एक्सटेंड होती रहेगी। तो NHCO3 में क्या होती है, सॉलिड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक पॉलीमेरिक चेन बनती है, जबकि KHCO3 में क्या होता है, ये एक डाइमर फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, डाइमर। तो डाइमर में मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिखाई थी, C डबल बॉन्ड O, इधर आ गया O माइनस, इधर आएगा OH, इस तरह C डबल बॉन्ड O, इधर आएगा इसका OH और इधर आएगा O माइनस। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस तरह से क्या करता है, एक डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनके कार्बोनेट्स, तो क्या बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बाकी कोई और बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट। क्या आप मेरी बात समझ सकते हैं? चलिए दूसरा, अगर हम इन बाइकार्बोनेट्स को हीट करें, किसी भी एल्कली मेटल के बाइकार्बोनेट को हीट कर लो, मान लो आपने सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया, तो ध्यान देना कार्बोनेट को हीट करने पर तो कुछ नहीं होता, बाइकार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो ये बनाता है इसका रेस्पेक्टिव कार्बोनेट। मैंने आपसे पूछी नहीं, वरना भी आप में से कई लोग NaOH प्लस H2O प्लस CO2 बनाते हैं, मैक्सिमम लोग यही बनाते हैं। ध्यान रखना, किसी भी मेटल के बाइकार्बोनेट को आपने हीट किया तो आपको क्या मिलेगा, उसका रेस्पेक्टिव कार्बोनेट, प्लस साथ में क्या मिलेगी, H2O गैस, प्लस क्या मिलेगी, CO2 गैस। बोला आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं एल्कली मेटल के एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऊपर। तो देखो, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होती हैं ऑल्सो फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव कार्बोनेट्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या करती हैं, उनके रेस्पेक्टिव कार्बोनेट्स फॉर्म करती हैं, ठीक है। और ये सभी कार्बोनेट डीकंपोज हो सकते हैं। तो कार्बोनेट्स ऑफ टाइप MCO3, इनके जो कार्बोनेट्स होते हैं वो उनकी तरह नहीं होते हैं, सभी हीट करने पर क्या होते हैं, डीकंपोज, साथ में बनाते हैं मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। जैसे मैं आपको बोलूं, आपने बहुत बार रिएक्शन पढ़ी होगी CaCO3, बताओ CaCO3 को हीट करते हैं तो क्या मिलता है, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, ठीक है। वो कैसे होती है अपन पढ़ लेंगे अभी आगे चलकर, फजांस रूल पढ़ेंगे तब, पोलराइजेशन वगैरह पढ़ाऊंगा ना मैं आपको, तब हम सीख लेंगे। लेकिन इसमें एक चीज पे ध्यान दें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है, BCO3 is stored in atmosphere of CO2 at it is thermally unstable। तो BCO3 जो है इतना ज्यादा अनस्टेबल है कि आप उसको नॉर्मल फॉर्म में बना ही नहीं सकते, वो रहेगा ही नहीं, टूट जाएगा। तो अगर आप उसको मेंटेन रखना है तो BCO3 को अगर मेंटेन करना है, अदरवाइज ये क्या होगा, टूटेगा। टूटकर क्या बनाएगा, BeO प्लस CO2 गैस। तो अब अगर आपको इसको इसी फॉर्म में रखना है तो आपको CO2 का अमाउंट क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा। CO2 ज्यादा तो रिएक्शन किधर मूव कर रही होगी, बैकवर्ड, आपके पास BCO3 बना रहेगा। तो ये कार्बोनेट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बाइकार्बोनेट सिर्फ एल्कली मेटल्स के सॉलिड स्टेट में आ सकते हैं एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम भी कौन सी स्टेट में आता है, एक्वस। किसी भी मेटल के बाइकार्बोनेट को हीट करो तो उसका रेस्पेक्टिव कार्बोनेट मिलता है अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ H2O एंड CO2। BCO3 को आप आइसोलेट नहीं कर सकते, अगर चाहिए तो आपको किसके अंदर रखना पड़ेगा, उसको CO2 के एटमॉस्फेयर में।
कॉपी करें, फिर कुछ प्रॉपर्टीज में आपको इनके नाइट्रेट्स की भी बताता हूँ। नेक्स्ट देखो, नंबर आप देख लेना कौन सा है। दीज आर नाइट्रेट्स। तो एल्कली मेटल्स फॉर्म करती है नाइट्रेट्स ऑफ टाइप MnO3, और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स फॉर्म करती हैं वो होते हैं MnO3 होल ट्वाइस। ठीक है, इनमें से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इनकी अगर मैं बात करूं तो जैसे आप मान लो NnO3 को हीट करते हो, NnO3 को हीट करने पर आपको पहले मिलता है NaNO2 प्लस हाफ O2। ये ना नाइट्रेट्स की हीटिंग होती है। नाइट्रेट्स में क्या होता है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके नाइट्रेट को हीट करने पर आपको सिर्फ उनका रिस्पेक्टिव नाइट्राइट मिलता है, जैसे एल्कली मेटल्स। लेकिन ये रिएक्शन लिथियम शो, अगर आप लिथियम को हीट करोगे तो लिथियम को हीट करने पर वो डायरेक्टली क्या बनाता है, Li2O प्लस NO2, ठीक है, प्लस O2। आप बैलेंस कर लेना, रिएक्शन को मिल जाएगा आपको इस तरह से। ये जो सोडियम नाइट्राइट बना NaNO2, NaNO3 है, अगर आप इसको हीट कर लोगे अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस पर, कितने पर, तो तब ये क्या बनाता है, तब ये बनाता है इसका Na2O प्लस NO2। और अगर आप इसी को ग्रेटर देन 800 डिग्री सेल्सियस पर हीट करोगे तब ये क्या बनाता है, सॉरी NaNO2 बनेगा। देखो NaNO3 को अगर आप ग्रेटर देन 720 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तब ये क्या बनाता है, रेस्पेक्टिव NO2 प्लस क्या बनाएगा, सॉरी Na2O NO2 प्लस हाफ, यानी ये वाला रिएक्शन शो करता है। तो लिथियम का जो नाइट्रेट और रिलेटिवली क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो वो तो नॉर्मली डीकंपोज होकर ऑक्साइड बनाता है। लेकिन बाकी जो मेटल नाइट्रेट से, चाहे सोडियम हो, चाहे पोटेशियम, चाहे रुबिडियम हो, वो दो पार्ट में ब्रेक होते हैं। नॉर्मल अगर 720 से नीचे हीट किया तब तो उसका नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन बनाएगा। अगर आपने 720 के ऊपर हीट किया तो क्या बनाता है, उसका रेस्पेक्टिव ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, तो नाइट्रेट्स की हीटिंग है, ये आप हीटिंग में इफेक्ट के अंदर भी देखते हैं। अगर इसकी जगह थोड़ी लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होती, मान लो जिंक होता है ना, लेड होता, तो वो डायरेक्टली क्या बनाता है, उसका ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। और वहीं अगर आपके पास और लो इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल होती, लाइक सिल्वर होता, गोल्ड होता, तो उस केस में आप AgNO3 को हीट करो ना, डायरेक्टली आपको क्या मिलेगा, Ag प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, तो मैं लास्ट में आपको सिखाऊंगा ये सब चीज़ें भी, मतलब अपन यूज़ करेंगे, वो उसमें थोड़ा सा ट्रिक्स भी होती है, थोड़ा सा याद रखने का भी होता है, तो अपन देखते हुए चलेंगे आगे। यहाँ देखो एल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट्स, इनको जब आप हीट करते हो, इनको हीट करने पर ऐसा कुछ नहीं होता है, ये डायरेक्टली हीट करने पर क्या बनाते हैं, MO प्लस NO2 प्लस O2। तो आप रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, ये बन जाएगा MO2 बनाएगा ना, MO बनेगा प्लस NO2 प्लस O2, 6, ये बन गया 2NO2 और ये बन जाएगा हाफ O2। कर सकते हैं। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है कुछ नाम, जैसे LiNO3। LiNO3 is used in fireworks। किसके अंदर काम में आता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, स्पार्कलिंग लाइट क्रिएट करता है, इसका डिकम्पोजिशन होता है, तो इस वजह से किसके अंदर काम में आता है, फायरवर्क्स के अंदर। ऐसे आपके पास होता है NaNO3, कौन है, ये क्या है ना, चिली में मिलता है, चिली ना कंट्री, इसलिए इसको हम चिले सॉल्ट पीटर के नाम से जानते हैं। चिली नहीं, चिले, चिली नहीं है उसका नाम, हम हिंदुस्तानी है ना नालायक, तो चिली बोलते हैं, वैसे चिले है वो, हाँ, तो चिले सॉल्ट पीटर है ये। ऐसे ही एक और होता है, अब जब चिले सॉल्ट पीटर है तो फिर हम तो हिंदुस्तानी है, तो वैसे ही क्या होता है आपके पास इंडियन सॉल्ट पीटर भी होता है, पीटर बोलते हैं, पेट्रे होता है ये, PETRE होती है स्पेलिंग तो, ठीक है। तो ये आपके पास इन कंपाउंड्स के नाम है, ये भी आपको पता होने चाहिए।
तो ये थे कुछ कॉमन कंपाउंड्स ऑफ बोथ एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने दी एटलीस्ट आप इसको रिकॉल करने की कोशिश करें। इसमें से कुछ चीज़ें आगे चलकर रिपीट होती रहेंगी, कुछ चीज़ें आपको कैरी करके चलनी है। सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रॉपर्टी को ज़रूर याद रखना, वो आपसे पूछ सकता है। बाकी कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स के वेरिएशन कॉपी करो। फिर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जिनका हमको पता होना चाहिए। चलिए इंग्लिश सिखा सकते नहीं नहीं सिखा नहीं सकते वो, अपन मतलब वहाँ से हाँ आप वहाँ जाकर सिखाओ। कोरियन भी आनी चाहिए ना, पहले वाले देकर भाग गए तो उसका तो एक ही इलाज होता है, हाँ 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 थैंक यू अन्य हो। कहीं ये वाला हैप्पी न्यू ईयर इतने ही सीखा, उसके बाद कुछ नहीं पता। अच्छा हैप्पी न्यू ईयर मूवी में सीखा, उसमें वो बोलते हैं लिफ्ट में जाती। मूवीज बहुत देखते हो मतलब आप। वो तो सर उसका भी की मूवी जब घर पे। अच्छा अच्छा, फिर बहुत ध्यान से देखी हुई है आपने। सर कई लोग बहुत ध्यान से देखे, एक एक डायलॉग याद है। हाँ एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं इंडिया को छोड़कर, उनमें सब में अपनी लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई है। चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे कोरिया हो। सिर्फ इंटरेस्टिंग तो वो है ही, पर जैसे इंडियंस इंडिया में, अब इंडिया का खुद ही इतना बड़ा, इंडिया कोई कंट्री थोड़ी है, इंडिया तो पूरा ही एक कॉन्टिनेंट घोषित कर देना चाहिए इंडिया को भी। इतने स्टेट्स हैं, हर एक की अपनी लैंग्वेज है, तो कोई एक फिक्स्ड वो हो ही नहीं सकती है। इसलिए खैर चलिए, क्या फर्क पड़ता है ये सब तो हम बाद में डिस्कस करते रहेंगे। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इनके, और सबसे पहला कंपाउंड जो है वो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। चौक से हो गई एलर्जी, नाक में चल रही बहुत तेज खुजली। ठीक है, यहां आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी और सीखनी पड़ेंगी। इसमें पहला है प्रिपरेशन। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करते हो, इसको प्रिपेयर करते हो। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन क्या होता है, 20% NaCl का सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइन। वैसे ब्राइन एक्वा सॉल्यूशन था, परसेंट को डिफाइन ही मत करो। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, ब्राइन के नाम से। ठीक है, तो अब ये जो प्रोसेस करवाया जाता है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, वो पूछ ले तो पूछ ले। तो अब ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलिसिस कहां पे करवाते हैं हम। इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड आउट इन केल्नर सेल। क्या नाम होता है, कैस्टनर केल्नर सेल। उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं किसका, ब्राइन का। यहां पर क्या होता है, हम मरकरी को एज कैथोड यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, मरकरी को। तो होता क्या है, देखो आपका ब्राइन है NaCl, तो NaCl कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव। अगर आप भूल जाओ, मतलब आपको ऐसे पता नहीं है, अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे इस चीज को। कैथोड वो इलेक्ट्रोड जहां कैटायन जाएगा, और कैटायन हमेशा किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ। तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव, और एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव। मतलब कैथोड से इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, तो वहां पर क्या होता है, जो Na+ है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम मेटल की फॉर्म में डिपॉजिट होता है। लेकिन कैथोड खुद मरकरी का है, तो ये मरकरी के साथ कंबाइन होकर एक अलॉय बनाता है, और इस अलॉय को हम लोग बोलते हैं अमलगम। बबलगम नहीं, क्या बोलते हैं, अमलगम। मरकरी के साथ किसी मेटल का जो अलॉय होता है उसे हम लोग अमलगम के नाम से जानते हैं। वहीं एनोड पर क्या होगा, एनोड पर जो आपका Cl- है, तो Cl- का ऑक्सीडेशन होता है, ये बनाता है Cl2+2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस अमलगम से
हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए इसको हम ट्रीट करते हैं विद वाटर। तो जैसे ही वाटर से रिएक्ट करवाते हो ये क्या होता है, NaOH फॉर्म कर लेता है और Hg अलग हो जाता है आपका। तो आप देखो इस रिएक्शन में आपको एक तो क्या मिल गया, NaOH। तो NaOH तो क्या है, एक बेस है, यानी क्या है, एल्कली। और ये Cl2 ये कौन सी गैस है, क्लोरीन। तो इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये अपन आगे चल के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, वहां पर आपको रिएक्शन अपने आप याद भी हो जाएंगी। बट हाल फिलहाल सोडियम क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस से आपको क्या मिलता है, NaOH मिलता है। जिस सेल में ये प्रोसेस होता है उसे हम कौन सा सेल बोलते हैं, कैस्टनर कैलनर सेल बोलते हैं। और इस प्रोसेस का एक और नाम होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। यहाँ पर क्लोरीन एज अ बाय प्रोडक्ट, भाई हम तो NaOH बनाना चाह रहे थे लेकिन क्लोरीन फ्री में मिल गई तो इसको बेच देंगे। मतलब जो ये कंपनी चला रहा है, जो ये बना रहा है इंडस्ट्री में, वो NaOH तो बना ही रहा है, साथ साथ उसको क्या मिल रही है, क्लोरीन भी मिल रही है, तो उसका डबल फायदा हो रहा है। उसको बेच के क्या कर लेगा, पैसे कमा लेगा, है ना। इंडस्ट्रीज में ही तो काम आता है ये सब। अच्छा चलिए, उसके बाद NaOH की बात करें तो ये आप बचपन से पढ़ते हो, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका एक्वा सॉल्यूशन कैसा होगा, नेचर में बेसिक होगा, ठीक है। लेकिन अब आपको NaOH की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखनी है। तो देखें रिएक्शंस ऑफ NaOH। पहली सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। तो देखिए नॉन मेटल्स जब NaOH से रिएक्ट करती हैं तो नॉन मेटल्स जनरली शो डिस्प्रपोर्शनेशन। क्या शो करती है, डिस्प्रपोर्शनेशन, ठीक है, विद NaOH। जैसे आपको बताऊं ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इनको आप, ये आप आगे भी पढ़ोगे दोबारा पी ब्लॉक के अंदर भी। हेलोजेंस X2, ठीक है। तो हेलोजेंस में मैं क्लोरीन एग्जांपल लेके चल रहा हूं, बट पहले बताया तो मैं आपको। तो जो हेलोजेंस होती हैं वो NaOH के साथ क्या होती है, डिस्प्रपोर्शनेट होती है। अब NaOH भी दो तरह का हो सकता है, कोल्ड एंड डाइल्यूट, और एक आपके पास क्या होता है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये इसको कन्वर्ट करता है NaX प्लस NaOX में, और इसको कन्वर्ट करता है NaX प्लस NaXO3 में। यहां पर जो हेलोजेंस हो सकते हैं वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकते हैं। यहां पर भी सेम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन ये रिएक्शन शो नहीं करता है। फ्लोरीन is itself a strong oxidizing agent and oxidizes NaOH2O2। तो जहां बाकी हेलोजेंस क्या हो रहे हैं, डिस्प्रपोर्शनेट हो रहे हैं, फ्लोरीन ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो। डिस्प्रपोर्शनेशन जानते हो आप लोग क्या होता है, 0 -1, 0 से +1, इसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसी का रिडक्शन, तो ये यहाँ पर डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है। सेम चीज यहाँ, हेलोजन 0 से -1, 0 से +5। लेकिन फ्लोरीन ये रिएक्शन शो नहीं करता है। फ्लोरीन NaOH के साथ रिएक्ट करके बनाता है 2NaF प्लस H2O प्लस O2। तो ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन होती है। तो डिस्प्रपोर्शनेट नहीं होकर ये NaOH को किस में कन्वर्ट कर देता है, O2 में, क्योंकि फ्लोरीन इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट है। पीरियड में जितने भी एलिमेंट है उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, फ्लोरीन होता है। देखो मैं आपको आज पहली बार बता रहा हूं कंसीडरिंग, अभी आप इसको पी ब्लॉक में रिपीट करोगे, आप पहली बार फोकस करो, दूसरी बार आपको रिकॉल होगी और तीसरी बार में आपको याद होगी। तीसरी बार कब आएगी, जब मैं पढ़ा दूंगा, दूसरी बार उसके बाद आप पढ़ोगे उसको, तो उस टाइम पर आपको चीजें, बहुत सारी चीजें याद हो जाएगी, रिटेन हो जाएगी इनके अंदर से। तो ये पहली रिएक्शन हेलोजेंस, सिर्फ हेलोजेंस ही नहीं, ये उड़ा दूं ना, सिर्फ हेलोजेंस ही नहीं और भी नॉन मेटल्स ये रिएक्शन शो करती हैं। जैसे मैं बात करूं फॉस्फोरस, ये रिएक्शन जेई में पूछ चुका है एडवांस में, मेंस में कभी नहीं पूछी है, एनसीईआरटी में दी हुई है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉस्फोरस की रिएक्शन NaOH के साथ करवाओगे तो ये भी डिस्प्रपोर्शनेट होता है, ये बनाता है PH3 प्लस NaH2PO2।
तो यहाँ पे फॉस्फोरस 0 से एक तो जाता है -3 में और एक जाता है +1 में। तो ये इसकी रिएक्शंस होती हैं फॉस्फोरस की। 0 से कहाँ जाता है, -3 और +1 दोनों में जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कंपाउंड क्या क्या बनता है। ये रिएक्शन फिर से आगे रिपीट होगी पी ब्लॉक में, बट अभी आप इसके ऊपर ध्यान दें। तो NaOH जब भी नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, उनको क्या करवा देता है, डिस्प्रपोर्शनेट करवा देता है। क्या करवा देता है? चलिए बहुत ही बढ़िया। आगे देखें, सेकंड, एज अ प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट। चलो उससे पहले एक और रिएक्शन बता दूं मैं। रिएक्शन विद एम्फोटेरिक मेटल्स। देखें, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, टिन, गैलियम, ठीक है, ये सभी आपके पास क्या होती हैं, एम्फोटेरिक मेटल्स होती हैं। मतलब ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? हाइड्रोजन। तो पहले आप इनकी रिएक्शंस देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक की रिएक्शन जब आप NaOH के साथ करवाते हो तो ये बनाता है Na2ZnO2, ठीक है। ये एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। एक्चुअली इसको ऐसा लिखते हैं, लेकिन ये एक्वस सॉल्यूशन में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Na2ZnOH होल 4 की फॉर्म में। किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? इसमें रटना नहीं है आपको, बहुत आसान होता है। आप कॉम्प्लेक्स बनाओ, जिंक, यहाँ पर भी ऑक्सीजन स्टैंड निकालो +2, तो आपको +2 का कॉम्प्लेक्स बनाना है। अभी देखते जाओ, याद हो जाएंगे आपको अपने आप। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम +3 में होता है ना, तो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है NaAlO2। तो इनके नाम भी सुनते जाओ। इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट। या फिर ये एग्जिस्ट करता है ऐसे, NaAlOH होल 4। तो अब देखो बड़ा आसान है, अंदर तो होल 4 आएगा ही आएगा, बाहर +2 है तो 2 आ जाएगा, +3 तो 1 आ जाएगा। समझ पा रहे मेरी बात को आप? चलिए, लेड, लेड की रिएक्शन अगर NaOH से करवाऊं तो ये क्या बनाएगा? Na2PbO2। इसे हम बोलते हैं सोडियम प्लम्बेट। लेडेट मत बोल देना, ये क्या होता है? प्लम्बेट। या फिर ये किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? Na2PbOH होल 4 की फॉर्म में। इस तरह टिन की रिएक्शन NaOH से करवाओ तो क्या बनाएगा? सोडियम स्टेनेट SnO2। या फिर किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? Na2SnOH होल 4 की फॉर्म कर सकते हैं। तो ये रिएक्शंस भी आप ध्यान रखना, काम की है, कॉपी करो, फिर इसकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस देखते हैं। हो गया? चलो, तो देखो एक और चीज, एक और प्रॉपर्टी इसकी। थर्ड, विच आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो ये रिएक्शंस कभी कभी आपके काम में आ जाती हैं। तो देखें, ये क्या करता है, कई आयंस से सॉल्यूशन में रिएक्ट करता है NaOH, और उन मेटल्स को उनके रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट करवा देता है, ठीक है। और ये जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ये अलग अलग कलर के होते हैं। जैसे अगर आपके पास S ब्लॉक कैटायंस है, D ब्लॉक है और D10 कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं, वो सभी हाइड्रोक्साइड्स कैसे होते हैं? कलर में वाइट, ठीक है। अगर आपके पास Cr3+ है, Fe2+ है या Ni2+ है, इन सभी का कलर होता है ग्रीन। कैसा होता है? ग्रीन। अगर आपके पास Cu2+ है और Cr2+ है तो इनका कलर होता है ब्लू, ठीक। वहीं अगर आपके पास Mn2+ और CO2+ है तो इनका जनरल कलर क्या होता है? पिंक, ठीक है। और अगर Fe3+ है तो इसका जनरल कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। तो PPTs बनते हैं। अब आप देखें, अगर इनमें से हाइड्रोक्साइड्स में से
आपके पास जिंक हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोबारा से, बताओ कौन कौन सी मेटल थी? हाइड्रोक्साइड्स ऑफ जिंक, बोलो, एल्यूमिनियम, लेड, टिन, गैलियम है, उसका क्या करना, Cr3+, यहाँ के लिए वो Cr3+ आर soluble in NaOH। तो ये सभी क्या होते हैं, NaOH के अंदर soluble होते हैं। अब आप देखो, बड़े आसान है, देखो अभी आपको कलर्स भी याद होंगे, चिंता मत करो। आपने देख लिए कलर्स सरसरी निगाहों से? सरसरी निगाहें जानते हो, बिल्कुल बारीकी से देख लिया एक बार, ठीक है, लिख लो, बताओ, चलो लिखते हैं। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D10, कलर लिखो। मन में लिख लो, हैं? फिर Cr3+, Fe2+, Ni2+, ग्रीन, करफेनी ग्रीन, करफेनी ग्रीन, Cr3+, Fe, करफेनी ग्रीन हो गई ना, ट्रिक हो गई, पर जरूरत नहीं है। फिर क्या था, Cu2+, Cr2+, ब्लू, Cu2+, Cr2+, ब्लू, फिर और हाँ Mn2+, CO2+, पिंक, मन को भाई गुलाबी, लास्ट में कौन था, Fe3+, वो कैसे होता है, जंग, हाँ रेडिश ब्राउन, जंग याद कर लो, Fe3 से बनती है, रस्ट, ठीक है। चलो अब जहाँ लिखा था उसको हटा दो आपके सामने से, कलर जहाँ लिखे आपने उसको हटा दो जगह को, पेज को, बताओ कौन सा पीपीटी बनेगा, ग्रीन, अबे नालायक को, वाइट बनेगा ना, D10 कॉन्फिगरेशन होता है इसका। बताओ ये एक्सेस ऑफ NH के अंदर सॉल्युबल होगा या नहीं, देख लिया सरसरी निगाहों से, बताओ क्या बनाएगा, लाहौल बिला कुव्वत, Na2 ZnO2 या फिर Na2 ZnOH O4, सही ना। चलिए Al3+, पीपीटी बताओ पहले तो, हाँ AlOH होल थ्राइस, रंग बताएं प्रतियोगिता, S ब्लॉक, P ब्लॉक, वाइट, P ब्लॉक का है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, 13th ग्रुप, एक्सेस ऑफ NH सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, क्या बनाएगा, NaAlOH होल 4, जवानों तैयार, Cr2+, NaOH, वेरी गुड, ग्रीन पीपीटी, एक्सेस ऑफ NH के अंदर क्या बनाएगा, कुछ नहीं, जवानों तैयार, हाउस द जोश, नहीं सर, हाँ ब्लू, CrOH, हाँ भाई, एक्सेस ऑफ NH के साथ क्या बनाएगा, सॉल्युबल होगा, ये बनाएगा Na2CrO4, या फिर हाँ ये होता है सोडियम क्रोमेट, येलो कलर का सॉल्यूशन होता है। अच्छा Mn2+ के साथ पिंक, MnOH होल ट्वाइस, और ये एक्सेस ऑफ NaOH में सॉल्युबल
नहीं होता है। Fe3+, रेडिश ब्राउन। हो गया ना, देखो याद कलर। नहीं आप कल भी देख लेना, मैं जब तक पूछता रहूँगा तो याद नहीं होंगे। हाँ भाई, Fe2+, FeOH, कलर ग्रीन, और ये में सॉल्युबल। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी NaOH की और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। तो अपन यही तक कंप्लीट करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास थोड़े बहुत कंपाउंड्स और बचे हैं, मतलब ये मान लो नेक्स्ट क्लास मैक्सिमम आधे घंटे में अपना S ब्लॉक खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे P ब्लॉक को।